बच्चों, हमारा वेव ऑप्टिक्स वाला चैप्टर हमने चालू किया था और पिछले लेक्चर में मैंने नेचर ऑफ लाइट के बारे में बात कर ली थी। नेचर ऑफ लाइट में जो भी लाइट की हाइपोथेसिस आई थी, जितनी भी न्यूटन, हाइगन, मैक्सवेल, मैक्स प्लांक, डी ब्रोगली वगैरह हमने बातें कर ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे फिनोमेनन ऑफ लाइट। फिनोमेनन ऑफ लाइट में बहुत सारे फिनोमेनन हैं। इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है। इनको हम तीनों को डिस्कस करेंगे और बाकी चीज़ें जो है स्कैटरिंग वगैरह उनको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये तीन बेसिक रहेंगे हमारे। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। देखिए, पिछले साल हमने आपको जो साउंड वेव पढ़ाया था उसमें इंटरफेरेंस ऑफ साउंड की बात की थी। आज हम बात कर रहे हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव। थ्योरी पूरी की पूरी वही है, थ्योरी में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर हम थोड़ा सा जो है ना एक्सपेरिमेंटल इनपुट्स जो हैं थोड़े डिफरेंट होंगे लाइट साउंड के कंपैरिजन में, राइट। तो देखिए, सबसे पहली बात तो डेफिनेशन ऑफ इंटरफेरेंस वही है जो साउंड की रहेगी। क्या? व्हेन टू लाइट वेव्स propagating in same direction are superimposed in ध्यान दीजिए, when two light waves propagating in same direction are superimposed in space or medium, then at some places intensity is enhanced and at some other places intensity is diminished. This phenomenon is called interference. तो इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है? इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि एट फ्यू पॉइंट्स इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है और दूसरे पॉइंट्स पर इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाता है। देखिए, दोज पॉइंट्स at which amplitude or those points at which amplitude or intensity enhanced and we get those points at which amplitude or intensity enhanced and we get high या मैक्सिमम इंटेंसिटी। आप हाई की जगह मैक्सिमम लिख दो। we get maximum intensity are called points of constructive interference. यानी कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के वही पॉइंट्स हैं जिन पे इंटेंसिटी हाई हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। तो दोज पॉइंट्स एट विच एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी एनहेंस्ड एंड वी गेट मैक्सिमम इंटेंसिटी आर कॉल्ड पॉइंट्स ऑफ कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दोज पॉइंट्स at which amplitude or intensity
our amplitude or intensity get diminished and we get minimum intensity are called points of destructive interference. Destructive interference, ये बड़ी ही एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये सब पॉइंट्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हैं जहाँ पे इंटेंसिटी कम हो जाती है। जैसे हमारे पिछली बार जो साउंड वेव में होता था कि जो हाई इंटेंसिटी पॉइंट होते थे उनको कहते थे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, लो इंटेंसिटी पॉइंट को कहते थे, वही चीज़ अब यहाँ भी है, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। चलिए अब हम बात करेंगे कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज, देखिए कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं? टू सच सोर्सेज ऑफ लाइट, प्रोड्यूस टू सच सोर्सेज ऑफ लाइट, वो प्रोड्यूस लाइट वेव्स of constant phase difference with time, are called coherent sources. तो वो कोहेरेंट सोर्सेज है। अब देखिए मैं आपको यहां पर एक चीज बताना चाह रहा हूं कि वो सब कोहेरेंट सोर्सेज है। तो कोहेरेंट सोर्सेज प्रोड्यूस लाइट वेव्स with constant फेज और पाथ गैप, ये ध्यान रखना, फेज और पाथ गैप, इनकी फेज और पाथ गैप जो है ना कांस्टेंट होता है। तो देखिए यहाँ क्या हमारी रिक्वायरमेंट है? टू क्रिएट और प्रोड्यूस अ sustained and observable interference pattern, we must have coherent sources. राइट? ध्यान दीजिए, जिन सोर्सेज की फेज गैप बार बार बदल रहा होता है वो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैदा नहीं कर सकते, है ना? टू सोर्सेज with changing phase gap, with changing phase difference, cannot produce sustained or sustainable or observable interference pattern और ऑब्जर्वेबल इंटरफेरेंस पैटर्न हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे साहब। इंटरफेरेंस
such sources are called नॉन कोहेरेंट सोर्सेज, नॉन कोहेरेंट, इनकोहेरेंट है ना, नॉन कोहेरेंट और इनकोहेरेंट, जो इनकोहेरेंट सोर्स होते हैं, कोहेरेंट नहीं होते। अब देखिए यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊंगा, टू इंडिपेंडेंट लाइट सोर्सेज कैन नॉट बी कोहेरेंट, टू इंडिपेंडेंट लाइट सोर्सेज, independent source light sources, two independent light sources cannot be coherent, दो independent तो coherent हो ही नहीं सकते, है ना, because two separate or independent sources, two separate or independent sources vibrate randomly and freely producing two separate or independent sources vibrate randomly and freely freely। अब ये फ्रीली जो है ना भाई, तो इसमें क्या होता है कि वो फिक्स वाला गैप आ ही नहीं सकता, है ना, तो प्रोड्यूसिंग टू सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट सोर्सेज वाइब्रेट रैंडमली एंड फ्रीली प्रोड्यूसिंग इनकोहेरेंट light cannot be used for getting observable interference pattern। अब देखिए यहाँ एक वर्ड पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसका अर्थ मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि इंटरफेरेंस नहीं होगा, इंटरफेरेंस तो होगा लेकिन ऑब्जर्वेबल नहीं होगा, आप देख नहीं पाएंगे, तो फिर क्या का मतलब है ना, ऑब्जर्वेबल इंटरफेरेंस। यहाँ एक्चुअल में ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो रही है कि आपको अगर इंटरफेरेंस पैटर्न देखना है तो कम से कम दो सोर्स ऐसे होने चाहिए जिनकी फेज डिफरेंस टाइम के साथ चेंज ना हो और आपको एक जैसा दिखाई देगा। वो हमेशा सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न होगा, स्टेबल इंटरफेरेंस पैटर्न होगा और बार बार बदलेगा नहीं। तो चलिए टू सब सोर्सेज produced by a single monochromatic source, ध्यान दीजिए, टू सब सोर्सेज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल मोनोक्रोमेटिक सोर्स, two sub-sources produced by a single monochromatic source can be coherent sources. We can create or produce two sub sources. We can create or produce two sub-sources from a single monochromatic source we can create or produce two sub-sources from a single monochromatic source to get coherence and
finally to get a sustained interference pattern, to get a sustained stable and observable interference pattern, है ना। कितने तरीके से, तो वी कैन क्रिएट और प्रोड्यूस टू सब सोर्सेज फ्रॉम अ सिंगल मोनोक्रोमेटिक सोर्स टू गेट एक मिनट, टू गेट कोहेरेंस and finally to get a sustained, stable and observable interference pattern in two ways. मतलब दो तरीके हैं हमारे पास इस काम को करने के। कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। हम दो तरह से इस काम को कर सकते हैं। तो ये जो दो तरीके हैं ना, तो देखिए ये हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। टू मेथड्स or ways, two methods or ways to get two coherent sources. तो देखिए क्या क्या कैसे कैसे होंगे टू कोहेरेंट सोर्सेज। नंबर वन है डिवीजन बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। देखिए डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट कैसे होगा, इसके लिए तीन मेथड्स हम काम में लेते हैं। सबसे पहला है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। नंबर टू है नंबर बी है फ्रेनेल बाइप्रिज्म, फ्रेनेल्स बाइप्रिज्म, और सी है एल लॉयड्स मिरर। ये तीन मेथड्स जो हैं ये हम तीनों को पढ़ेंगे वन बाय वन। देखिए आपके जो बोर्ड पर्पस से है ना, वो तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट काफ़ी है, लेकिन फ्रेनेल बाइप्रिज्म एंड एल लॉयड्स मिरर ये हम मतलब कंपटीशन पर्पस से पढ़ेंगे, राइट। तो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, क्योंकि बोर्ड में तो यही है आपके, है ना। तो ये तो एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ है कि बाय डिवाइडिंग एम्पलीट्यूड, चलो डिवाइडिंग एम्पलीट्यूड लिखो, डिवाइडिंग एम्पलीट्यूड। अभी जो एम्पलीट्यूड डिवीजन है ना, ये आपके कोर्स में नहीं है, ये आपके कोर्स में नहीं है। फिर भी कुछ चीज़ें हम पढ़ेंगे, जैसे न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट, न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट, ये हम पढ़ेंगे। मतलब मैं पढ़ा दूंगा आपको, है ना। माइकलसन एक्सपेरिमेंट, माइकलसन इंटरफेरोमीटर, माइकलसन इंटरफेरोमीटर, राइट। ये आपके बोर्ड में नहीं है, लेकिन कंपटीशन में सवाल आते हैं। कंपटीशन में सवाल बहुत बार आते हैं, छोड़ नहीं सकते। मतलब क्या सवाल आ जाएगा तो फिर क्या करेंगे, ठीक है। ये आपका डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड है, और इसके अलावा भी और कई सारी चीज़ें हैं, तो वो हम बताएंगे आपको। ये आपका है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरफेरेंस की एनालिसिस पर, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं साउंड में। तो देखिए एनालिसिस ऑफ इंटरफेरेंस। बच्चों मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी मैं जो एनालिसिस ऑफ इंटरफेरेंस करूँगा वो मैं शॉर्ट में करूँगा, काफ़ी चीज़ें मैं डायरेक्ट लिखूँगा, लेकिन वो सब आपके 11th क्लास के अंदर की हुई है और सभी लोग कराते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इस चीज़ को कोई न पढ़ाते होंगे, ऐसा शायद ही है। और नहीं तो आप मेरे को बोल देना जूम सेशन में, बता दूंगा, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, हैं। किसी बच्चे को परेशानी हो तो परेशान मत होना, परेशान मत होना, मतलब बता देना। अपनी समस्या बताओगे तो समस्या का समाधान होगा, नहीं बताओगे तो समस्या का समाधान कभी नहीं हो सकता, ठीक है। देखिए
एनालिसिस ऑफ इंटरफेरेंस, टू कोहेरेंट वेव्स, टू कोहेरेंट वेव्स, टू कोहेरेंट वेव्स। देखो बेटा, टू कोहेरेंट वेव्स की इक्वेशन ये है, मान लीजिए y1 बराबर है a साइन ओमेगा टी और y2 बराबर है a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, प्लस माइनस थीटा लिख दो, ऐसे है। थीटा इज दी फेज डिफरेंस, इनिशियल फेज डिफरेंस, थीटा इज इनिशियल फेज डिफरेंस and this initial phase difference is the constant phase difference, is the constant phase difference, difference at the sources, at the sources, sources of प्रोडक्शन ऑफ लाइट। बात का मतलब समझिए कि ये है क्या, क्या लिखा है ये। एक्चुअल में दो वेव्स हैं, ए साइन ओमेगा टी और ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। इसमें जो थीटा एंगल है ना, ये आपका इनिशियल फेज डिफरेंस है। तो ये क्या है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस एज दी सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लाइट, एट दी सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लाइट, मतलब उस पॉइंट पर जहाँ लाइट प्रोड्यूस हो रही है ना, उस जगह पर है, एट दिस सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लाइट। जिस जगह पे लाइट प्रोड्यूस हो रही है, जो सोर्स लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है, उसके प्रोडक्शन पॉइंट पर है ये। बाद में क्या होगा फेज डिफरेंस, उससे मतलब नहीं है। प्रोडक्शन जो है ना, वो सेम कांस्टेंट फेज का होना चाहिए। आगे जाकर के फिर क्या होता है, वो तो एक अलग कहानी है। कम से कम सोर्स से अलग अलग वेव्स, अलग अलग फेज डिफरेंस की वेव पैदा नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, एज पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ध्यान दीजिए, ये जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन था ना, ये आपको हमने पढ़ाया था कि इफ टू वेव्स आर अराइविंग एट अ सिंगल पॉइंट, देन द डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द टू डिस्प्लेसमेंट्स कॉज्ड बाय द इंडिविजुअल वेव्स। फिर से सुनिए, ये हमने आपको पढ़ाया था कि व्हेन टू वेव्स आर अराइविंग एट अ सिंगल पॉइंट, देन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अफेक्टेड पार्टिकल will be equal to the vector sum of the two displacements caused by individual waves। जो अलग अलग वेव का डिस्प्लेसमेंट है उसका सम कर देंगे तो रिजल्टेंट आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, y बराबर क्या आ जाएगा, y1 प्लस y2। y1 है आपका a साइन ओमेगा टी प्लस b साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। इसका जब रिजल्ट निकालते हैं हम, तो हमने इस रिजल्ट को कहा था आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हमने रिजल्टेंट लिखाया था। आर जो था वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड था, आर क्या था, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड था। और बेटा इस रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या थी, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू थी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू थी, आपको ध्यान दिया हो तो। अच्छा, हमने फाई को कहा था रिजल्टेंट फेज एंगल, और आपको पता है इस फाई की वैल्यू भी हमने बताई थी। फाई की वैल्यू क्या बताई थी हमने, देखो फाई की वैल्यू हमने बताई थी, टेंजेंट फाई इक्वल टू, टेंजेंट फाई इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। एक मिनट, जैसे ये ए था ना और ये बी था, तो टेंजेंट फाई का जो हमने निकाला था, चलो मैं एक मिनट में निकाल ही देता हूँ जिससे कि कोई कन्फ्यूजन ना हो। देखिए, जो y1 था उसका जो है a साइन ओमेगा टी था, तो इसको हमने a लिख दिया था, राइट, ये a था बेटा, ओके। उसके बाद में जो b है
उसका b साइन थीटा है, तो इसका मतलब b को हम b साइन थीटा लिखे, तो यहाँ पे हमने b साइन थीटा लिख दिया था, राइट। ये b था। अब b साइन थीटा का एक तो b कॉस थीटा यहाँ आएगा और ये b साइन थीटा आएगा, राइट। ये आपका रिजल्ट था दोनों का। कुल मिलाकर के ये आपका फाई है। तो टेंजेंट फाई बराबर आ गया है आपके b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। वेक्टर सम किया है जी, ये आपका टेंजेंट फाई आ गया। फाइनल रिजल्टेंट फेज एंगल आ गया, रिजल्टेंट फेज एंगल आ गया। अब देखिए हमने आपको बताया था कि इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड की स्क्वायर होती है। इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ये इंटेंसिटी होगी। इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू व्हाट? एम्पलीट्यूड स्क्वायर होगा। अब जब ये इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होगा ना, तो हम पता है क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर करेंगे और फिर हम अलग अलग तरह से एम्पलीट्यूड निकालेंगे। तो मैं पता है क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ इंटेंसिटी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। आप ध्यान दीजिए, के इज सम कांस्टेंट, के इज सम कांस्टेंट। आपको अगर ध्यान हो ना, ये लाइट के लिए कांस्टेंट अलग चीज़ होगी। आपको अगर ध्यान हो तो साउंड के लिए मैंने शायद एक कांस्टेंट बताया होगा आपको कि वहाँ पर जो कांस्टेंट था वो था 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, है ना, ओमेगा स्क्वायर रो वी स्क्वायर, ऐसा था। ये आपका कोई कांस्टेंट था वहाँ पे, 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ओमेगा रो वी स्क्वायर, ये कांस्टेंट था और एम्पलीट्यूड आपका बाद में आता था। तो इस तरह का कांस्टेंट आपको हमने 11th क्लास में पढ़ाया था इंटरफेरेंस के अंदर, कि ये एक कांस्टेंट आया था एम्पलीट्यूड के साथ में, तब आपकी वो निकलती थी, इंटेंसिटी निकलती थी। यहाँ पर भी कोई कांस्टेंट होगा लाइट के लिए तो आपका इंटेंसिटी निकल करके आएगा। अब देखिए आप, अलग अलग रेज के लिए इंटेंसिटी अलग अलग होगी और टोटल की इंटेंसिटी फिर अलग आएगी। तो मैं ज़रा टोटल इंटेंसिटी निकाल देता हूँ, टोटल इंटेंसिटी निकाल देता हूँ, यहाँ निकाल देता हूँ टोटल इंटेंसिटी। देखिए I is intensity of resultant wave। रिजल्टेंट वेव क्या आएगी बेटा? इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव बिल्कुल वैसी ही आएगी जैसे पहले आती थी, के इंटू एम्पलीट्यूड स्क्वायर यानी आर स्क्वायर। अब देखो ये आ जाएगा के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी और के तो है ही, के तो है ही, और कॉस थीटा, ये आएगा। तो पता है इसको जब हम लिखेंगे तो आई बराबर क्या आएगा? अगर हम के ए स्क्वायर को लिख देते हैं I1, के बी स्क्वायर को लिख देते हैं I2 प्लस ट्वाइस, अब ये ए बी के इसको लिख रहा हूँ मैं अंडर रूट I1 I2। आप स्वयं सोचिए कि क्या मैंने ठीक लिखा है, और फिर यहाँ हम लिख देंगे कॉस थीटा। ये आपका आई आ गया नेट। अब देखिए आपके जो ये आई आया है ना, ये चीज़ जो आई है आई, ये आई आपका रिजल्टेंट है, ये आई आपका क्या है? रिजल्टेंट। अब जब ये आई रिजल्टेंट आया तो अलग अलग केसेज में अलग अलग होंगे। तो देखिए डिफरेंट केसेज, डिफरेंट केसेज, तो डिफरेंट केसेज को जब हम डिस्कस करेंगे तो हम रिजल्ट को लेकर के चलेंगे। डिफरेंट केसेज, देखो हमारा रिजल्ट हम सबसे पहले कलेक्ट कर देते हैं। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड था हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड था बेटा। रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमारा आ गया है अंडर रूट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस 2I1 I2 कॉस थीटा, ये आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ गया है। नहीं सॉरी रिजल्टेंट इंटेंसिटी तो आपका ये आया ना, ये रख तो रखा है अपन ने सामने, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस थीटा, ये आपके रिजल्टेंट इंटेंसिटी। अब देखिए हम यहाँ पर केस करेंगे नंबर 1 केस, कॉस थीटा अगर +1 है, मान लो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? +1 है, तो बताइए आर कितना आएगा? सोचिए कॉस थीटा की वैल्यू +1 है तो आपका आर आएगा a प्लस बी। रख दीजिए कॉस थीटा +1 यहाँ पे, आपका आर आ जाएगा a प्लस बी।
आई आ जाएगा आपका I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, ये आपका आई आ जाएगा, ये आपका आई आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इट मीन्स फॉर cos थीटा इक्वल टू प्लस 1, फॉर cos थीटा इक्वल टू प्लस 1, I इज ग्रेटर देन I1 प्लस I2, I इज ग्रेटर देन I1 प्लस I2, ये ज़्यादा होगा, है ना, जब ऐसा होगा तो। और आपको देखिए ऐसा होगा तो थीटा कितना होगा ये बताइए। थीटा होगा आपका 0 डिग्री, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 2n पाई, ये बेटा फेज गैप है, इसको क्या कहते हैं, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस। अब आप देखिए ये फेज डिफरेंस है, तो मैं कहूँगा पाथ डिफरेंस कितना होगा। देखिए फेज डिफरेंस, देयरफॉर पाथ डिफरेंस, डेल्टा बराबर पाथ डिफरेंस, तो डेल्टा होता है पाथ डिफरेंस बेटा 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, n लैम्डा, एक्चुअली 2 पाई इक्वल टू 1 लैम्डा, है ना, इसे कहते हैं पाथ डिफरेंस। ओके, तीसरा होता है टाइम डिफरेंस, ये सब भी हमने आपको 11th में पढ़ाया था, 0t, 2t, 3t, nt, ये था टाइम गैप, टाइम डिफरेंस। ध्यान दो, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये सब क्या कहलाती हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की चीज़ें कहलाती हैं। तो दीज ऑल आर कंडीशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दीज ऑल अबव कंडीशंस, these all above are conditions of constructive interference। अच्छा, constructive interference है ना, ठीक है। these conditions are also called as cases of same phase or in phase, same phase or in phase, ध्यान देना, in phase और in phase। तो देखिए यहाँ जो है ना आपके पास R मैक्सिमम आ रहा है ना, देखिए R मैक्सिमम क्या है आपका, आर मैक्सिमम आया है ए प्लस बी, और आई मैक्सिमम क्या आया, आई मैक्सिमम आया है आपका I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, ये आपका आई मैक्सिमम आया है। अगर आप इसको ध्यान से चेक करेंगे तो ये लिख देंगे हम अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, ये आई मैक्सिमम है साहब, चेक करना, ये आई मैक्सिमम, करेक्ट, ऐसा हम लिख सकते हैं। आर मैक्सिमम ये है, कब होगी ये सब बातें, जब आपका cos थीटा 0 हो, cos थीटा 1 होगा, cos थीटा 1 होगा तब ये सब चीज़ें होंगी। अब हम बात करेंगे कि cos थीटा अगर -1 होता तो क्या होता, देखो सेकंड केस, cos थीटा -1, अगर cos थीटा -1 है तो बेटा समस्या है, क्या है, देखिए r क्या आएगा, r आएगा a माइनस बी, एंड आई क्या आएगा, आई आएगा I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट I1 I2, ये आपका आई आएगा, और ये R आएगा, दिस इज R मिनिमम, दिस इज R मिनिमम, तो ये R मिनिमम रहेगा, राइट। अब जब ये R मिनिमम रहेगा ना, तो आप देखिए क्या होने वाला है, होने वाला ये है कि इसकी कंडीशन क्या होगी, इट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना, हाँ, तो इट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये ध्यान रखो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये बेटा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में cos थीटा -1 है,
कॉस थीटा -1 है तो थीटा कितना होगा? थीटा होगा पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 2n प्लस 2n माइनस 1 पाई, ये आपका थीटा हो जाएगा। अब इस थीटा को हम है ना जो इक्विवेलेंट टू पाथ गैप, इट इज फेज गैप, एक्चुअली इट इज कॉल्ड एज फेज डिफरेंस। आप लोग एक बात ध्यान दीजिए, इनिशियल फेज डिफरेंस वो होता है जहां से वेव्स पैदा हुई हैं, वो कांस्टेंट रहना चाहिए। कोहेरेंट का मतलब समझिए थोड़ा सा, ये बड़ा एक सीरियस मामला है। जहां से वेव चली है दो सोर्सेज से, तो एट द पॉइंट ऑफ स्टार्ट ऑफ द वेव फ्रॉम द टू सोर्सेज दे शुड हैव सेम फेज गैप। उसके बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी एक वेव निकल कर के आई, दोनों में फेज डिफरेंस मान लो 60 डिग्री का था, फिर 59 का हो गया या 54 का हो गया या 80 डिग्री का हो गया, ये नहीं चलेगा। बस अगर एक बार 60 डिग्री का निकला डिफरेंस तो वहाँ 60 डिग्री होना चाहिए। उसके आगे जा कर के फिर दो वेव्स में कितना फेज गैप रह जाता उससे मतलब नहीं है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। असली टेंशन यहीं पर है, फेज डिफरेंस, राइट। ओके, पाथ डिफरेंस आ जाएगा λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 और 2n - 1 λ/2, ये आएगा बेटा पाथ डिफरेंस। और इसके बाद में फिर आएगा टाइम डिफरेंस ΔT। (2n - 1 t/2), ये जो है ना ये आपका टाइम डिफरेंस आएगा। ये आपका टाइम डिफरेंस आएगा। और दीज ऑल आर केसेज ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। दीज ऑल आर conditions of destructive interference। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस हैं, है ना। दीज all conditions are also called out of phase conditions, out of phase conditions। इन फेज एंड आउट फेज का मतलब समझिए, है ना। इन फेज एंड आउट फेज का मतलब समझिए, आउट ऑफ फेज कंडीशन यानी अपोजिट फेज कंडीशन, आउट ऑफ फेज और चलो अपोजिट फेज लिखो, है ना, और अपोजिट फेज कंडीशन। देखिए इसमें आर मिनिमम आया था, आपका a माइनस बी, और आई मिनिमम क्या आया था? आई मिनिमम आया था आपका I1 प्लस I2 माइनस 2√I1I2, ये आया था आपका, ये आई मिनिमम आया था बेटा, राइट। अच्छा चलिए, ये सब बातें तो बड़ी आसान हो गई कि साहब अगर मैक्सिमम हो तो आप कर सकते हो, मिनिमम हो तो आप कर सकते हो, वैसे बीच में कुछ हो तो न तो मैक्सिमम हो ना मिनिमम हो तो फिर हम उसको अलग तरह से करेंगे। देखिए, है ना, तो आप अगला केस देखिए, जनरल केस, क्योंकि बहुत सारे सवाल आजकल जनरल केस के आने लग गए हैं और कुछ नहीं करते वो बस केवल फेज डिफरेंस को ऐसा कुछ कर देते हैं कि पाई की जगह 150 डिग्री आ जाता है या 120 डिग्री आ जाता है, या फिर पाई की जगह 300 डिग्री आ जाता है या 240 डिग्री आ जाता है। तो आपको वैसा करना, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। जनरल केस, है ना, तो जनरल केस में तो आपका आर बराबर यही आएगा बेटा, a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, ये बदलने वाला नहीं है। और आपका जो i आएगा वो आएगा i बराबर I1 2√I1I2 cos थीटा।
ये आएगा। अच्छा, इसमें एक बात है, इंटेंसिटी की कैलकुलेशन जो है ना बहुत काम में लेते हैं, क्वेश्चन बनाने वाला भी काम में ले लेता है। देखिए, इफ I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I0, मान लो ये तीन चीज इक्वल है, I1 I2 और ये I1 I2 इक्वल टू I0 है दोनों, है ना। तो देखो I कितना आएगा, I आ जाएगा I0 प्लस I0 प्लस 2I0 कॉस थीटा। अब आप खुद चेक करिए, तो ये आ जाएगा आपका 2I0 कॉमन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए 1 प्लस कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यानी कि आपके पास में आप I को लिख सकते हैं 4I0 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं आप। यानी अलग अलग उसके लिए आप जो है ना वो इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। ये सब तो एनालिसिस की बातें हुई। अब हम करेंगे एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम अगले लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे। एक्चुअली मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था कि अभी तक हमने जो पढ़ा है ये सब आपका साउंड वेव है और लाइट वेव है, दोनों सेम है। देखिए क्या क्या हमने पढ़ा, ये जो हमने पढ़ा रिजल्टेंट वाला, ये आपके साउंड वेव में हमने पिछली बार पढ़ाया था, और ये अब आपका लाइट का मामला है पूरा। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट थोड़ी पढ़ा दिया था पिछली साल, बिल्कुल नहीं पढ़ाया था, है ना। क्यों नहीं पढ़ाया था पिछली साल? अरे भाई यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट साउंड के साथ हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है ना। लाइट के साथ ही ये पॉसिबल है, क्योंकि लाइट की वेवलेंथ छोटी है, साउंड की वेवलेंथ बहुत बड़ी होती है। तो साउंड के साथ में हमने क्विंकेज ट्यूब पढ़ाई थी, आपको ध्यान हो तो, साउंड के साथ में क्विंकेज ट्यूब पढ़ाई थी। क्विंकेज ट्यूब से एक्सपेरिमेंट करते थे अपन इंटरफेरेंस के, तो इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट हमने क्विंकेज ट्यूब से किया था साउंड वाला। आप पिछले नोट्स खोल करके देखिए, और या मतलब वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो वो जो है हमने किया था आपका। अब जो यह चीज़ें हैं ना, ये हम जो करेंगे तो इसमें देखिए कि ये आपका जो है ना ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये सब साउंड वेव का था, साउंड में भी यही सब कुछ था, है ना। अब देखिए ये सब भी साउंड के अंदर ही था, तो ये सब हमने पिछली साल आपको पढ़ाया था, ये पूरा हमने एनालिसिस किया था पिछली साल, पूरा साउंड का पूरा एनालिसिस किया था, यही सब कुछ था उसके अंदर, कुछ भी अलग नहीं था, कुछ भी अलग नहीं था पूरा। आप देखेंगे तो आपको नोट्स में एज सच मिलेगा, एज सच मिलेगा, साउंड का पूरा एनालिसिस मिलेगा, ऐसा ही था सारा का सारा, राइट, सब कुछ ऐसा ही था। अच्छा, इसके बाद देखिए ये जो चीज़ें हैं, खैर ये तो अभी अपन ने आपको बताया कि क्या क्या चीज़ होती है। बाकी कोहेरेंट सोर्सेज के बारे में साउंड में इसलिए बात नहीं करी थी क्योंकि साउंड की वेवलेंथ बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस पड़ता नहीं था। और वैसे हालांकि उसमें भी कोहेरेंसी तो चाहिए, फेज डिफरेंस तो कांस्टेंट चाहिए, क्योंकि अगर फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होगा तो आप देखो क्या चीज़ हो जाएगा आपके साथ में, आपके साथ में बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी अगर फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं हुआ तो। ये चीज़ आपकी ये बदल जाएगा ना, देखो आई बदल जाएगा, आई बदल जाएगा और आर बदल जाएगा। अगर आपका थीटा बार बार बदला तो आपका तो आई और आर दोनों बदल जाएगा ना, आई और आर बदल गया तो आपका बिगड़ गया इंटरफेरेंस पैटर्न, इसलिए होना तो चाहिए ही, है ना। चलिए, तो अगला हमारा लेक्चर आएगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और शायद फ्रेनेल बाइप्रिज्म भी एक साथ ही आ जाएगा, क्योंकि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, फ्रेनेल बाइप्रिज्म भी उसके साथ ही आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हम धीरे धीरे करके वेव ऑप्टिक्स को आगे बढ़ाएंगे, राइट।